अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है सरमायाकारी वाला। 3-4 लोगों ने सिर्फ अजमा है, सिद्रा है, रोल नंबर 15, रोल नंबर 7, इन लोगों ने ही सिर्फ मुझे जो लास्ट है वो चेक करवाया है। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है सरमायाकारी। तो हम देखते हैं सबसे पहले सरमाया का मफहूम। सरमाए से मुराद हम नॉर्मली कहते हैं कि सरमाए से मुराद ये चीज़ होती है कि हम ऐसी चीज़ जो कि मज़ीद आमदनी पैदा करने का बाइस बने। तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि ज़र नकद या बैंकों में जमा शुदा रकूम। जबकि किसी कारोबारी शख्स की अगर बात करें तो उसके नज़दीक उसकी फैक्ट्री होगी, उसके आज़ार हो गए, उसका दफ्तरी साजो सामान वगैरह तमाम सरमाया कहलाते हैं। लेकिन मुआशियात में सरमाए का मफहूम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सरमाए से मुराद दौलत का वो हिस्सा है जो मज़ीद दौलत पैदा करने का बाइस बनता है। यानी कि कुछ दौलत है वो आपके घर पड़ी है, 10 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, तो वो आपके घर पड़े हैं, वो मज़ीद आमदनी पैदा करने का ज़रिया नहीं बन रहे, तो इल्म मुआशियात में उन्हें सरमाए में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हें मज़ीद यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किसी कारोबार में लगा रहे हैं, तो फिर आप उसको सरमाए का हिस्सा कह सकते हैं, सरमाया कह सकते हैं। इमारात, मशीनें, आलात औज़ार, खाम माल, सड़कें, रेलें, बहरी जहाज़, हवाई अड्डे, बिजली घर वगैरह, ये बात याद रखनी चाहिए कि अशियाए सरमाया बराह रास्त तस्कीन का बाइस नहीं बनती। यानी कि जो अशियाई सरमाया होती हैं उन्हें आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें आप खा नहीं सकते, उन्हें आप पी नहीं सकते, उन्हें आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। सड़कें हैं वो डायरेक्ट आपके इस्तेमाल में नहीं आती, आपकी किसी और, जिसे हम कहते हैं माखूज तलब, और तलब को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रेलगाड़ी है तो डायरेक्टली वो आपके काम नहीं आती, आप किसी और काम के लिए यानी कहीं जाना हो तो रेलगाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। और वही अशिया सरमाया में शामिल होती हैं जो मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए नई हालत में ख़रीदें। अब इसमें यह भी है कि अगर हम बात करें सरमाया की, तो आपने एक नई गाड़ी ख़रीदी, आपने अगर किसी की चलती गाड़ी ख़रीदी है, बना हुआ घर ख़रीदा है, इस तरह का कुछ भी किया, तो वो आपके लिए तो सरमाया है, आपने नया सरमाया बना लिया। लेकिन अगर हम ऑन द होल बात करें तो मईशत के लिए तो वो सरमाया नहीं बना, वो सरमाया सिंपली एक शख्स के नाम से दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल हो गया, मईशत में कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो अगर हम कोई नई चीज़ बनाएंगे तो वो सरमाया होगा। सरमाया की तारीफ़ें एडम स्मिथ के मुताबिक सरमाया किसी शख्स की दौलत का वो हिस्सा होता है जिससे मज़ीद आमदनी हासिल हो। ये वो सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक वो तमाम जमा शुदा दौलत जो एक आमले पैदाइश की हैसियत से इस्तेमाल में सरमाया कहलाते हैं। आमले पैदाइश की हैसियत से यानी कि मज़ीद आमदनी पैदा करने का। आमलीन पैदाइश होते हैं, हम कहते हैं कि वो आमलीन पैदाइश से मुराद वो अवामिल हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि मज़ीद आमदनी पैदा करने के जो प्रोसेस होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। और रिकार्डो का कहना है कि सरमाया किसी मुल्क की दौलत का वो हिस्सा होता है जो पैदाइश दौलत की गर्ज से सर्फ किया जाए, यानी कि मज़ीद दौलत पैदा करने के लिए हम उसको खर्च करते हैं। स्टोनियर और हेग सरमाया की तारीफ़ करते हैं कि सरमाए की इस्तिलाह उन सब वसाइल पैदाइश को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें इंसानों ने दानिस्ता तौर पर इसलिए बनाया कि मुस्तकबिल में जारी रखने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सके। तो इसका भी वही मतलब है कि वो तमाम अशिया जिन्हें हम मुस्तकबिल की आमदनी, यानी कि अगर हम एक घर लेते हैं उसको किराए पे दे देते हैं तो वो मुस्तकबिल की हमारी आमदनी हो जाती है। तो अगर हम सरमाए को बहसीत एक आमले पैदाइश के लें तो इसकी तारीफ़ ऐसे हो सकती है। वैसे भी सरमाया हमारे पास ज़मीन, मेहनत, सरमाया तंजीम में भी सरमाया चार जो है हमारे बहुत ही बुनियादी आमलीन पैदाइश है, उनमें सरमाया एक जो है वो डिटर्मिनेंट फैक्टर है। और उसके बाद हमारे पास आ गया सरमाए से मुराद कुदरती एहतियात के अलावा वो अशिया है जो अमले पैदाइश में मदद बहम पहुंचाती हैं। कुदरती एहतियात यानी कि अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें दी हैं, जैसे कि हम कहते हैं तेल हो गया, मादनियात होगी, तो वो भी हमारी आमदनी पैदा करने का ज़रिया बनती है। उसके अलावा वो अशिया जो अमले पैदाइश में बहम मदद पहुँचाती है, यानी कि वो तमाम अशिया जो कि अमले पैदाइश में इस्तेमाल होती हैं और आमदनी हासिल करने का, आमदनी बढ़ाने का ज़रिया बनती हैं। ये तो हो गया सरमाया। अब हम आते हैं सरमायाकारी से क्या मुराद है। प्रोफेसर डडले डिलर्ड के मुताबिक सरमायाकारी से मुराद सरमाए की हकीकी असासों में इजाफा करना है, यानी नए कारखाने कायम करना, नई इमारात तामीर करना, नकलो हमल की नई सहूलियत वहम पहुँचाना और नई ज़मीन ज़ेर काश्त लाना।
वही चीज़ आ गई कि सरमाया कारी से मुराद, सरमाए से मुराद है कि ऐसी चीज़ जो मज़ीद आमदनी पैदा करने का बाइस बने। आपके पास एक घर है, वो आपको आमदनी दे रहा है, लेकिन आपने जब उस घर को ख़रीदा फिर उसने आमदनी देनी शुरू की, तो ये जो ख़रीदने का प्रोसेस होता है इसको हम सरमायाकारी कहते हैं। तो डिलर के मुताबिक सरमाए की हकीकी एहसासों में इजाफा करना। हकीकी एहसासों से मुराद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई चलती गाड़ी ख़रीद लेंगे, कोई बना हुआ घर ख़रीद लेंगे, बनी हुई फैक्ट्री ख़रीद लेंगे, तो उससे मईशत के हकीकी एहसासों में इजाफा नहीं होगा, सिर्फ आपके हकीकी एहसासों में इजाफा होगा। नकल हमल की नई सहूलियत बहम पहुँचाना और नई ज़मीन ज़ेर काश्त लाना वगैरह। प्रोफेसर एज़दम के मुताबिक सरमायाकारी से मुराद ऐसी अशिया सरमाया का हुसूल है जो अपनी ज़िंदगी में इतनी आमदनी पैदा कर सके जिसकी कदर कीमत इसके मौजूदा मुसारिफ से कम ना हो। यानी कि सरमायाकारी से मुराद ऐसी अशिया सरमाया का हुसूल है, यानी कि हम जब कोई भी अगर मशीन ख़रीदें या कोई भी सरमायाकारी करें तो हम कहते हैं कि वो कम अज़ कम इतना मुनाफा हमें देखते हैं ना। अगर वो कोई चीज़ है, सिंपल सी बात है, अशिया सरमाया तो बहुत दूर की बात है, आपका कभी उनसे ऐसे वास्ता नहीं पड़ा। जब आप अगर अपने लेवल पे बात करें, ख़रीदारी के लेवल पे बात करें, तो आप जब कहते हैं कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाएं, एक पेन ख़रीदना हो, एक बाल पॉइंट ख़रीदनी हो, तो आपको कहा जाए कि ये 10 रुपये की है, तो आप फ़ौरन से कहते हैं कि अच्छा ये 10 रुपये क्या काम देगी, ये 10 रुपये की लगती तो नहीं है। मतलब वो हम इतना छान फटक के कोशिश करते हैं, उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि इतने की है। तो वही चीज़ है कि जब हम सरमायाकारी करते हैं, फैक्ट्री ख़रीद ली, मशीनें ख़रीद ली, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने 10 लाख रुपए लगाया है तो आया हमारे 10 लाख रुपए पूरे भी ना हो, जो हमारे मुसारिफ हैं, जो हमें कॉस्ट है, जो हमें अखराजात बर्दाश्त करने पड़े, एटलीस्ट वही पूरे हो जाए। तो सरमायाकारी जो है वो ऐसी अशिया सरमाया का हसूल है जो अपनी ज़िंदगी में इतनी आमदनी, यानी कि अगर एक मशीन है वो 10 साल चलती है तो वो 10 लाख की ली है, तो कम अज़ कम वो 10 लाख रुपए की अशिया पैदा कर जाए तो फिर ही वो सरमायाकारी के ज़मरे में आती है, या हम उसको सरमायाकारी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड विच इट इज़ बिलीव विल produce during lifetime on income the present value of which is not less than the cost of investment at the time it is made। इन तारीफ़ों से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि मुआशियात में सरमायाकारी से मुराद सरमाए की हकीकी एहसासों में इजाफ़ा करना है, यानी कि ऐसे काम करना जिससे हमारे मुल्क के हकीकी एहसासों में इजाफ़ा हो। नए कारखाने तामीर करना, नई इमारतें, नई रेलवे लाइन और सड़कें वगैरह तामीर की जाएँ। कारखानों में पैदावारी गुंजाइश बढ़ाने के लिए नई मशीनें नस्ब की जाएँ, नई मुश्तरका सरमाए की कंपनियां कायम की जाएँ। गर्ज़ के सरमायाकारी से मुराद है ऐसी अशिया की पैदावार जो अशिया सर्फ को पैदा करने में बिलवास्ता मददगार साबित हो सकती है, मसलन कारखाने, मशीनें वगैरह। नॉर्मली हम जब अशिया सरमाया की डेफिनेशन करते हैं तो हम यही कहते हैं कि अशिया सरमाया से मुराद ऐसी अशिया होती हैं जो अशिया सार्फिन को बनाने में या पैदा करने में मदद देती हैं। ज़राए रस्लो रसाइल को बेहतर बनाने के लिए उनसे मुतल्लिका साजो सामान की ख़रीद वगैरह, नए मकानात और दफ्तरों की तामीर, मुतल्लिका शोबों की तरक्की के लिए उनसे मुतल्लिका खाम माल, आलात और दीगर अशिया की पैदावार में इजाफ़ा, कानकुनी और माहीगिरी की तरक्की के लिए ज़रूरी सामान का हुसूल, नई मुश्तरका सरमाया की कंपनियों के हिस्से की ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास आ जाएंगी कि सरमायाकारी से क्या मुराद है। तो वो चंद पॉइंट्स में हमें ये बातें बताई गई हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सरमायाकारी की सूरतें, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कि सरमायाकारी की जो इकसाम है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है खालिस सरमायाकारी। खालिस सरमायाकारी से मुराद ऐसी सरमायाकारी जिससे सरमाए के हकीकी एहसासों में इजाफा हो और कारखानों की पैदावारी गुंजाइश पहले से ज़्यादा हो जाए। यानी कि लाजमी नहीं कि आप नए कारखाने ही लगाएं, जब आप कारखाने तोसी करते हैं, नई मशीनें लगाते हैं, तो तब भी सरमायाकारी ही होती है। तो खालिस सरमायाकारी से मुराद है कि नए जो है वो सरमायाकारी की जाए। तो जब खाम सरमायाकारी में से मुसारफ़े बदलकारी मनहा कर दिए जाए तो बाकी खालिस सरमायाकारी बंद होती है। यानी कि जितनी हमारी खाम सरमायाकारी उसमें से हम मुसारफ़े बदलकारी, यानी कि अगर बदलकारी से मुराद है कि किसी भी चीज़ को बदल लेंगे, जैसे कि कारोबार चल रहा है, एक फैक्ट्री चल रही है, उसमें एक मशीन है, आपने उसको रिप्लेस करना है, उसकी टाइम पीरियड पूरा हो गया है, तो उसमें आपने
اپنے اس کے ٹائم پیریڈ میں کوشش ہی کی جاتی ہے کہ اگر وہ 10 لاکھ کی مشین ہے تو ہم ہر سال اتنے پیسے جوڑیں کہ جب وہ 10 سال کے بعد ناکارہ ہو جائے تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم اس کی جگہ پہ ایک نئی مشین کو خرید سکیں. تو یہ ہمارے پاس مصارف بدل کاری ہو جائیں گے. دوسرا ہمارے پاس ہے خام سرمایہ کاری. تو خام سرمایہ کاری نئی سرمایہ کاری اور پرانی سرمایہ کاری پر ہونے والے مصارف بدل کاری پر مشتمل ہوتی ہیں. یعنی کہ نئی سرمایہ کاری اور پرانی سرمایہ کاری. پرانی سرمایہ کاری کو بھی چالو حالت میں رکھنے کے لیے ہمیں کچھ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی مشین خراب ہو گیا تو بجائے اس کے کہ ہم نئی ہی مشین لے کے اس مشین کی مرمت کر کے اس کو دوبارہ کام میں لگایا جاتا ہے. لہٰذا اس قسم کی سرمایہ کاری نئی بھی ہوتی ہے جو کہ ملک کے اثاثوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. یعنی نئے کارخانے قائم کرنا وغیرہ. اور اس کے علاوہ وہ کارخانے جو پہلے سے قائم ہوں ان کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے جو توڑ پھوڑ کے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہوگی خام سرمایہ کاری. اور اب ہمارے پاس خالص سرمایہ کاری میں سمپلی مصارف بدل کاری جمع کر دیں گے تو خام سرمایہ کاری آ جائے گی. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس حقیقی سرمایہ کاری اور مالی سرمایہ کاری. حقیقی سرمایہ کاری اور مالی سرمایہ کاری سے مراد سمپل سی چیز ہے. حقیقی سرمایہ کاری وہی کہ حقیقت میں اضافہ ہو یعنی کوئی نئی چیز وجود میں ہے. لیکن مالی سرمایہ کاری کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے صرف ایک بندے نے سرمایہ کاری کی ہے, پہلے سے چلتی فیکٹری خرید لی ہے, پہلے سے چلتی گاڑی خرید لی ہے, پہلے سے بنا ہوا گھر خرید لیا ہے, تو اس سے اس شخص کی تو سرمایہ کاری ہوگی. مالی سرمایہ کاری تو ہوگی, پیسوں کی ٹرم میں تو سرمایہ کاری ہو گئی ہے ایک بندے کی دوسرے بندے کے ساتھ, لیکن حقیقت میں وہ سرمایہ کاری نہیں ہوئی. تو اگر جو ہے وہ صرف کوئی ہم پرانی چیز پہ سرمایہ کاری کریں گے تو وہ مالی سرمایہ کاری ہوگی. لیکن اگر ہم نئی کوئی چیز بنائیں گے, حقیقی معنوں میں اضافہ ہوگا ہمارے ملک کے اثاثوں میں, تو وہ ہمارے پاس حقیقی سرمایہ کاری آ جائے گی. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کچھ سمجھ نہیں آتا. اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ اس کو پوچھیں. میں بار بار ہر لیکچر میں کہتی ہوں کہ جو سمجھ نہیں آتا وہ پوچھیں. آپ مجھے لکھ کے بتائیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہیں آیا, کوئی ڈایاگرام ہے, کوئی گوشوارہ ہے, کوئی ویسے ہے. تو آج صرف 3 لوگوں کا رسپانس آیا جو بڑا ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. تو میرا خیال ہے اب ایسے کر لینا چاہیے کہ جو لوگ رسپونڈ کرتے ہیں صرف ان کی اٹینڈنس ہو, کیونکہ یہ کنسیڈر ہو رہی ہے آپ کی اٹینڈنس. اور ویسے بھی میڈم کا آپ کے لیے میسیج ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے تو آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب کالجز سٹارٹ ہوں گے تو پھر آپ کا یہیں سے ہی دوبارہ پڑھایا جائے گا, سٹارٹ سے آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا. جو آپ کی فرینڈز نہیں ہیں یہاں اس گروپ میں انہیں بھی انوائٹ کریں کہ وہ آئیں, یا اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ انہیں یوٹیوب چینل کا لنک دے دیں تاکہ وہ وہاں سے وقتاً فوقتاً اپنے لیکچرز لے کے سنتی رہیں. چلیں ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.